Hello students, welcome to IJS Law classes. स्टूडेंट, इंडियन सक्सेशन एक्ट पे डायरेक्टली जाने से पहले मैं चाहूंगी आपको इंट्रोड्यूस कराऊं कुछ बेसिक टॉपिक्स जो कि है हिंदू जॉइंट फैमिली, कोपार्सनरी एंड पार्टीशन। वन बाय वन मैं आपको ओवरव्यू दूंगी इन तीनों टॉपिक्स का। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज हिंदू जॉइंट फैमिली, राइट? ओके, हिंदू जॉइंट फैमिली, कैन एनीबडी टेल मी लेमैन लैंग्वेज में? अभी सक्सेशन एक्ट को भूल जाओ, प्रॉपर्टी के बारे में भूल जाओ, ये सोचो सिर्फ हम जैसे ईवीएस में पढ़ा करते थे ना अपनी फैमिली के बारे में, अभी हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अभी प्रॉपर्टी भूल जाओ, सक्सेशन एक्ट भूल जाओ, कोपार्सनरी भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ अभी हम हिंदू जॉइंट फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो लेमैन लैंग्वेज में बताओ बिल्कुल ही हिंदू जॉइंट फैमिली कौन होती है? कोई बता सकता है? Ma'am, family where many members of the family live together, eat together. ठीक है। अच्छा, अलग अलग फैमिलीज के लोग जो हैं एक साथ रहें, एक साथ लिव करें, तो क्या हिंदू जॉइंट फैमिली होगी? No, ma'am. तो इसके लिए क्या जरूरी है? Ma'am, it consists of common ancestors and all कॉमन मेल एंड सिस्टर होना चाहिए, राइट? and their wives and unmarried daughters. ठीक है। जैसे कि कोई ये पी है, ठीक है, इस पी की वाइफ होगी, ठीक है, इनके सन होंगे, राइट? इनके सन होंगे, इनकी अगर डॉटर होगी, ऐसे करके होती है हमारी हिंदू जॉइंट फैमिली, है ना? अब ये डॉटर कब होगी? अगर ये अनमैरिड है। क्या ये एक हिंदू जॉइंट फैमिली है? Yes, ma'am. ठीक, देखो कॉमन एंसेस्टर है, ये कॉमन है, इसी की पीढ़ियां चल रही है ना आगे, इसका बेटा, फिर इसका पोता, तो एक तरीके से क्या है? हिंदू जॉइंट फैमिली है ये। क्या है? हिंदू जॉइंट फैमिली। देखिए, अब क्योंकि ये हिंदू जॉइंट फैमिली बनी रहे तो इसमें क्या होना जरूरी है? दो मेल पर्सन का होना जरूरी है, राइट? देखिए कि अगर ये और सिर्फ ये होते, क्या ये हिंदू जॉइंट फैमिली है? Yes. सिर्फ ये है, पी है और इसकी वाइफ है, सिर्फ एक मेल है। अभी क्या अभी ये जॉइंट फैमिली है? Ma'am, as long as there is possibility of adding a new member by adoption or by birth. ठीक है, देखो अभी क्या हो सकता है, हस्बैंड वाइफ है, हो सकता है इनको एस हो जाए, ठीक है? तो अभी क्रिएशन हो सकता है, अभी क्रिएशन हो सकता है, हिंदू जॉइंट फैमिली एग्जिस्टेंस में आ सकती है, ठीक है? एज लॉन्ग एज ये, फिर इनकी वाइफ हो जाएगी, फिर इनका सन हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, कभी मैंने कहा कि कॉमन मेल एंड सिस्टर होता है तभी जॉइंट फैमिली होती है। अगर पी की डेथ हो जाए, अगर कॉमन मेल एंड सिस्टर था उसकी डेथ हो जाए जैसे कि ये, तो क्या अभी भी एग्जिस्टेंस में रहेगी हिंदू जॉइंट फैमिली? Yes, ma'am. ठीक है, यस। क्योंकि आप देखिए कॉमन एंसेस्टर ये हो गया तो इसकी फैमिली चल रही है ना? ठीक, तो हिंदू जॉइंट फैमिली बेसिकली क्या है कि एक तो कॉमन मेल एंड सिस्टर हो, इसकी वाइफ हो, मदर्स हो, और अगर जैसे ये पी है, ये पी है, ये अलाइव है, लेकिन ये पी है, ये अलाइव है, लेकिन इसके सन की डेथ हो जाती है तो इसकी जो विडो होगी ये भी पार्ट होगी, और ये जो डॉटर है ये अगर अनमैरिड है तो अपनी फादर की हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा होगी। लेकिन अगर इस डॉटर की शादी हो जाती है तो ये कहाँ चली जाएगी? ये हमें जनरली भी पता है, बेटी जो डॉटर है वो वहां की फैमिली की मेंबर हो जाएगी, कहाँ की? अपने हस्बैंड की, ठीक है? लेकिन बाय चांस इसका कोई डिवोर्स हो गया, डिजर्शन कर दी इसके हस्बैंड ने, या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें डॉटर वापिस अपनी फैमिली में आ जाती है, डॉटर वापिस अपनी फैमिली में आ जाती है, तो ये वापिस अपने पेरेंट की फैमिली की जो मेंबर हो जाएगी, वो हो जाएगी, राइट? इतनी सी बात क्लियर है?
अनमैरिड वाला सीन तो पहले भी आपको क्लियर हो गया पहले वाले एक्ट्स में से, ठीक है? अभी तक कोई डाउट? फैमिली मैम अगर सिर्फ विडोज हैं, कोई मेल मेंबर नहीं है, देन? देखो अभी तक इतना क्लियर है ना, वो हम आगे चलेंगे अलग अलग पोजीशन देखेंगे जिसमें खाली एक मेंबर बचा है मेल मेंबर, जिसमें 2 मेल मेंबर बचे हैं, जिसमें खाली फीमेल्स बची हैं, ठीक है? तो उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे सारे चीजों। अभी तक इतना समझ आया हिंदू जॉइंट फैमिली होता क्या है? यस मैम। ठीक है, ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हिंदू जॉइंट फैमिली के बारे में आप लिख सकते हो, अगर आपको इसकी डिफाइन लिखनी है स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल मेंबर्स descendants lineally from a common male ancestor। सारे मेल मेंबर्स जो कि एक कॉमन मेल एंसेस्टर से आते हैं, टुगेदर विद मदर, वाइव्स, ठीक, विडोज, अनमैरिड डॉटर्स। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक हिंदू जॉइंट फैमिली बनाते हैं, ठीक है? अब इतने सारे मेंबर्स हो गए, क्या ये हमेशा के लिए हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा रहेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, अनमैरिड डॉटर है तब तक ही अपने फादर की जो फैमिली है उसका हिस्सा है, लेकिन जैसे ही इसकी शादी हो जाती है तो ये अपने हस्बैंड की फैमिली का हिस्सा, हस्बैंड की हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन जाएगी, फादर की हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा ये नहीं रहेगी। सो इसकी सीज हो जाएगी, शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। ऐसे ही और कुछ कंडीशंस होते हैं, और क्या कंडीशंस होते हैं कोई बता सकता है? मैम विडो रीमैरी। और कोई कंडीशंस? अभी किसकी बात करें? हिंदू जॉइंट फैमिली की। अगर आप हिंदू ही नहीं रहे, अगर आप हिंदू ही नहीं रहे, अगर आप हिंदू ही नहीं रहे, अगर आपने कन्वर्जन करा लिया किसी और रिलीजन में, तो आप हिंदू जॉइंट फैमिली का भी पार्ट नहीं रहोगे, ठीक है? इसके बाद आता है कि भाई आप हिंदू नहीं रहे, ये तो हमने देख लिया। जैसे ये सन है और ये मैरिज करा लेता है किसी नॉन हिंदू के साथ, नॉन हिंदू के साथ चला शादी कर लेता है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आ जाता है, तो फिर इसको भी हम उठा के निकाल देंगे फैमिली से, ये हिंदू जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है? ये तब हो रहा था जब इसने नॉन हिंदू से शादी करी है, ठीक है? अगर इसने हिंदू से ही शादी करी होती स्पेशल मैरिज, तब तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इसने नॉन हिंदू से शादी की है इसलिए ये इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? और जहां तक बात है विडो की, अगर उसने रीमैरी कर लिया तो अब तो वो यहाँ की जो है मेंबर रही नहीं है, ठीक है? वो हस्बैंड की फैमिली की हो गई है। तो ये पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे आपका आउटस्टर हो जाता है हिंदू जॉइंट फैमिली से, आपको निकाल दिया जाता है, आपको नहीं माना जाता कि अब से आप हिस्सा नहीं हो हिंदू जॉइंट फैमिली का, ठीक है? मैं बार बार बोल रही हूँ प्रॉपर्टी सक्सेशन के बारे में सब कुछ भूल जाओ, सोच लो आपकी छोटी क्लासेस में जो ईवीएस चल रही थी वो चल रही है कि हम फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं कि फैमिली है और फैमिली का हिस्सा कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा। तो एक एंसेस्टर से जितने भी मेल्स आ रहे हैं, जितने भी उनकी वाइफ हैं, विडो हैं, ठीक है, मदर्स हैं, अनमैरिड डॉटर्स हैं, पूरे परिवार वो एक हिंदू जॉइंट फैमिली होगा। और उस हिंदू जॉइंट फैमिली में से हम किसी को भी निकाल सकते हैं, जैसे कईयों की तो ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है, जैसे अनमैरिड डॉटर ने मैरी कर ली तो सीज हो गई। दूसरी बात, कन्वर्जन कर लिया किसी भी किसी भी मेंबर ने किसी दूसरे धर्म के अंदर, तो अब वो हिंदू ही नहीं रहा, तो हिंदू जॉइंट फैमिली का भी पार्ट नहीं रहेगा। या फिर किसी भी मेंबर ने किसी नॉन हिंदू से शादी कर ली तो वो भी सीज हो जाएगा, उसकी मेंबरशिप भी सीज हो जाएगी इन हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक है? अब बात आती है, ये तो हिंदू जॉइंट फैमिली, ठीक। अब ये हिंदू जॉइंट फैमिली कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी? कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगी?
देखिए, अब एग्जिस्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस की बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने भी बोला कि मैम अगर एक मेल मेंबर रह जाएगा, या फिर एक फीमेल मेंबर रह जाएगी, या फिर ऑल मेल्स अगर रह जाए, या फिर ऑल फीमेल्स अगर रह जाए, देखिए इन सब का ना एक ही जवाब है, ठीक है, कि भाई क्रिएशन को देखें। क्रिएशन क्या देखेंगे? फॉर से अगर ये फीमेल है तो हो सकता है इसके हस्बैंड की डेथ से पहले ये प्रेग्नेंट हो, इसकी हस्बैंड से पहले ये प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो भाई आगे जो है फैमिली बढ़ जाएगी, तो फिर कॉन्टिन्यूएंस हो जाएगी हिंदू जॉइंट फैमिली की, ठीक है, या फिर अडॉप्शन से भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, सारे मेल मेंबर्स रह गए, हो सकता है कि ये शादी कर लें और फिर जो आगे है इनके चिल्ड्रंस हो जाए, जनरेशन आ जाए। ऑल फीमेल्स हैं तो फीमेल्स की कैपेसिटी चेक करेंगे दैट वेदर वो बर्थ भी दे सकती हैं चाइल्ड को, या अडॉप्ट भी कर सकती है मेल्स को, फैमिली में मेल्स आ जाएंगे। जब तक इनके पास पावर है कि ये फैमिली में किसी मेल को ला सकती हैं, तब तक ये जो है एग्जिस्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस रहेगी हिंदू जॉइंट फैमिली की, ठीक है। कोई फीमेल है, इसके पास कैपेसिटी है फैमिली के अंदर किसी मेल को लाने की बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ फॉर से अगर ये प्रेग्नेंट थी, या फिर कोई एक ही फीमेल बची है तो इसने अडॉप्शन कर लिया बाय अडॉप्शन। तो इट डिपेंड्स कि वेदर इनके पास कैपेसिटी है फैमिली के अंदर हिंदू मेल लाने की या नहीं ला सकते, जनरेशंस आगे बढ़ाने की कैपेसिटी है या नहीं है, ठीक है। तो वो डिपेंड कर सकता है, ऐसे तो मेल भी आगे बढ़ा सकता है फैमिली को, और अगर सारी फीमेल्स रह गई तब भी उनके पास कैपेसिटी है, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो सकता है वो चाइल्ड को बर्थ दे दे, हो सकता है वो अडॉप्शन कर लें, ऐसे करके वो किसी मेल को ला सकती हैं फैमिली में, और फिर फैमिली उससे आगे बढ़ेगी। तो वो ये बात होती है एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली की। अब कभी भी कंफ्यूज मत हो, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख दो, यू कैन राइट इट इन द चैट इटसेल्फ, ठीक है। अभी तो मैंने प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करी, ठीक है, हमने समझा हिंदू अनडिवाइडेड जो जॉइंट फैमिली होती है वो क्या होती है, ठीक है, हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा कि अगर मेल रह जाएगा, ठीक है। देखिए अगर ये डॉटर है, इनकी फैमिली में अनमैरिड डॉटर है और फादर है, तो अगर अनमैरिड डॉटर भी है ना, अगर ये किसी चाइल्ड को अडॉप्ट भी कर ले, चाइल्ड को अडॉप्ट भी कर ले, तो वो फादर की फैमिली का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू जॉइंट फैमिली, अगर ये अनमैरिड है और ये सिंगल मदर है और ये बैचलर है ना, तो अडॉप्ट कर सकती है ना चाइल्ड, अगर ये चाइल्ड को अडॉप्ट करेगी ना तो माना जाएगा ये फादर की फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है, एज लॉन्ग एज ये किसी से शादी नहीं कर लेती, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है तो है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें ज्यादा लॉजिक मत लगा, जो रूल है वो है। अगर आप ये सोचने में बैठोगे ऐसा क्यों है, क्या रेलिवेंस है इस बात का, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, तो आपको चीजें और कंफ्यूजिंग होती रहेंगी। तो जो रूल्स हैं आप उसी के अकॉर्डिंग चलो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यही रूल है कि ये मेंबर्स होंगे, और कब कब इनकी सीज हो जाती है मेंबरशिप, वो एक कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि सारी फीमेल्स रह गई तब भी कॉन्टिन्यूएशन हो सकती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, जब तक उन फीमेल्स के पास कैपेसिटी है कि वो बर्थ दे दें या फिर किसी मेल मेंबर को फैमिली में ला सके, तब तक वो कंटिन्यू हो सकती है। या फिर अगर दो मेल मेंबर्स हैं तब भी कैपेसिटी है कि भाई वो शादी कर लें और फिर आगे उनकी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो चल। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, उसकी कॉन्टिन्यूएंस डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ द फीमेल्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। लेकिन देखिए पहले के कॉन्सेप्ट, अब इतना सब कुछ क्लियर है, आगे पॉइंट पे चलूं। इतना क्लियर है? ओके लिखिए चैट में। ठीक है, देखो
पहले क्या होता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू जॉइंट फैमिली जो हम बोलते थे ना, वो हम कहते थे ये लोग फूड भी एक साथ खाते हैं, ये लोग वर्शिप भी एक साथ करते हैं, इनकी स्टेट भी एक साथ ही है, तो ये एक हिंदू हिंदू जॉइंट फैमिली है। लेकिन अभी अगर आप देखो तो हो सकता है वो लोग फूड एक साथ ना खाते हो, वर्शिप एक साथ ना करते हो, लेकिन उनकी एस्टेट एक साथ है, ठीक है, तो यानी कि वो हिंदू जॉइंट फैमिली ही है, ठीक है। या फिर हिंदू जॉइंट फैमिली तो थी, जैसे ये फादर है, इनके सन है, इनकी वाइफ है, इस सन 2 है, इनकी वाइफ है, इनके जो भी है ब्रांचेस हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये दिल्ली चले गए, ये जो है ये है गोवा चले गए, ये वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं, वही खाते हैं, वही वर्शिप करते हैं, ये भी अलग, ये भी गोवा रहते हैं, वही फूड खाते हैं, वही वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या अब ये हिंदू जॉइंट फैमिली है? लिखिए चार्ट में, यस और नो, बताइए क्या ये हिंदू जॉइंट फैमिली है? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। गलत मैम भी इनकी प्रॉपर्टी जॉइंट है क्या अभी भी एट प्रेजेंट? हाँ, इनकी एस्टेट जॉइंट ही है, तो आई थिंक यस दे विल बी कंसिडर्ड एज अ हिंदू जॉइंट फैमिली। ठीक है। देखिए इनकी, जस्ट बिकॉज अब ये अलग रहते हैं, अलग वर्शिप करते हैं, अलग फूड, मैंने आपको पहले के कॉन्सेप्ट में क्या था कि भाई माना जाता था कि लोग, जो आपने देखा भी होगा, अब तो बहुत कम है ऐसी जॉइंट फैमिलीज, बट आप देख सकते हैं अभी भी कुछ ऐसी जॉइंट फैमिली है जो एक साथ रहते हैं, एक साथ फूड खाते हैं, एक साथ वर्शिप होती है, बिल्कुल ही जॉइंट फैमिली देखी होंगी, अभी भी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग वर्शिप कर रहे हैं, तो हम प्रिज्यूम कर ले कि ये हिंदू जॉइंट फैमिली नहीं रही। हम इनको प्रिज्यूम करेंगे कि भाई ये हिंदू जॉइंट फैमिली ही है, अनलेस द कॉन्ट्रैरी टू दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। चाहे ये अलग रह रहे हैं, चाहे ये अलग वर्शिप कर रहे हैं, हम इनको हिंदू जॉइंट फैमिली ही मानेंगे अनलेस इसका कॉन्ट्रैरी प्रूव हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है तीनों एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल हो, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? ओके लिखो, आगे चलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिंदू जॉइंट फैमिली। जो आपको पढ़ना है, आपको पहले पढ़ना है कि इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन होते हैं, मेंबरशिप सीज कब होती है, मेंबरशिप सीज कब होती है, और हिंदू जॉइंट फैमिली के एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस के बारे में भी देखना है कि अगर अगर फीमेल्स बची हैं लेकिन उनके पास कैपेसिटी है किसी मेल को फैमिली में लाने की, तो आगे चल सकता है। अगर 2 मेल्स हैं तो भी आगे फैमिली बढ़ सकती है, ठीक है। तो कैपेसिटी को देखते हुए हम आगे पता चलाएंगे कि कॉन्टिन्यूएंस रहेगी या अभी एग्जिस्टेंस में है हिंदू जॉइंट फैमिली या नहीं है, ठीक है। और एट द एंड हमने ये तीनों वाला कॉन्सेप्ट देखा कि फूड, वर्शिप और एस्टेट, तीनों में से अगर एस्टेट भी है ना उनके पास, तो माना जाएगा कि भाई एटलीस्ट वो एक हिंदू जॉइंट फैमिली है, ठीक है। ऑल्दो जब इनका पार्टीशन हो जाता है स्टेट का, तब अलग सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, अलग सिचुएशंस हो जाती है, बट अभी हम पार्टीशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो ओके, फिर चलते हैं हम आगे। देखो अभी तक तो हमने हिंदू जॉइंट फैमिली पढ़ी थी, बस मैंने आपको फैमिली के बारे में बताया, एक हिंदू जॉइंट, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली कब तक मानी जाती है, एग्जिस्टेंस में है कब तक मानी जाती है, ठीक है, या फिर किसी मेंबर को फैमिली से निकाल के बाहर कब फेंक दिया जाता है, वो मैंने आपको बताया। अब उस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, उस हिंदू जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को अलग रखो। अब आते हैं हम कोपार्सनरी, जो हमारा सेकंड टॉपिक था, ठीक है। अब देखिए हिंदू जॉइंट फैमिली की जब मैं बात करूंगी, तब मैंने कहा प्रॉपर्टी की मैं बात नहीं कर रही, पर जहां जहां मैं कोपार्सनरी की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम
टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है। चलिए, कोपार्सनरी, देखिए अभी भी सक्सेशन को अपने दिमाग से अलग रखो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बोला है मैंने, ये नहीं बोला सक्सेशन में आपको सक्सेशन की बात करूं, सिर्फ मैंने कहा जहां मैं कोपार्सनरी की बात कर रही हूं अब मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूं, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ आपको फैमिली का कॉन्सेप्ट समझा रही थी, प्रॉपर्टी नहीं बता रही थी। लेकिन जब जब मैं कोपार्सनरी की बात करूंगी दैट मीन्स तब तक मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब कोपार्सनरी बेसिकली क्या होता है, कोई बता सकता है? लेमैन लैंग्वेज में बताइए, बिल्कुल हम लोग की लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। Ma'am, it consists only males, and after 2005, daughters are also included. आपकी रिपीट कीजिए एंड से लाउडली। Ma'am, it consists only sons or male members, but after 2005, daughters are also included in coparsonary. देखिए हिंदू जॉइंट फैमिली जो हमने पढ़ा वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट था, हो सकता है फादर हो, इनके सन 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 हो, ये सारे जितनी भी पीढ़ियां हैं ये सारी है हिंदू जॉइंट फैमिली, है ना। लेकिन कोपार्सनरी एक नैरो कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत नैरो है। कोपार्सनरी सिर्फ इनके 4 जनरेशन पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन हिंदू जॉइंट फैमिली बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ठीक है। वो जो हमने हिंदू जॉइंट फैमिली बताया था ना उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी जनरेशन तक मेंबर्स आप हमारे साथ रहो आप जॉइंट ही हो। लेकिन ये जो कोपार्सनरी है ना, यहाँ पे 4 जनरेशन रूल है। यहाँ पे 4 जनरेशन रूल है, राइट। अब देखिए यस, हर्षना ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, कोपार्सनर्स पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कोपार्सनरी जब भी बोलूं दैट मींस प्रॉपर्टी, तो उसमें सिर्फ सन्स का अधिकार होता था, लेकिन 2005 के बाद इसमें डॉटर्स का भी अधिकार है, तो कोपार्सनर्स अब डॉटर्स भी हैं 2000 के बाद, ठीक है। पहली बात तो यही थी। अब देखिए जब ये 4 जनरेशन रूल है तो कहां तक होगा, जैसे ये कोई फादर है तो इनका बेटा, पोता और परपोता, कितनी जनरेशन हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 जनरेशन हो गई। तो देखिए यहां तक ये कोपार्सनर्स है, लेकिन इसका क्योंकि ये 5th जनरेशन है तो ये कोपार्सनर नहीं है। ये इसमें ये कोपार्सनर कब बनेगा, जब एफ की डेथ हो जाएगी, ठीक है, फिर काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। देखिए मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ, इतना आपको समझ आया, 4 जनरेशन रूल है ये। और 4 जनरेशन को आप काउंट कहां से करोगे, हमेशा जो फर्स्ट अलाइव है ना वहां से आप हमेशा इसे काउंट करोगे। इससे पहले मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अब आपको समझाऊंगी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो मैंने आपको बोला ना 4 जनरेशन तक हमारे को पार्टनर्स हैं, तो अब बताइए को पार्टनर कहां तक, को पार्टनर्स कहां तक है? up to triple S. ठीक, क्यों, क्योंकि ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, ठीक है।
अब ये जो पर्सन है, अगर इसको 4 जनरेशंस के अंदर आना है तो वो कब आएगा? तो वो कब आएगा? When F dies. अगर बीच में से एस की डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, तो क्या ये आ जाएगा? No, क्योंकि generation has to be consecutively, 4 generations consecutively. ठीक, अब हर्षना बताएगी। इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको पूछती हूँ। देखिए ये भी डेथ हो गई, इसकी भी डेथ हो गई हर्षना, और इसकी भी डेथ हो गई। एफ और एस एस बचे, और मैंने आपको कहा था 4 जनरेशन आती है। तो बताइए, जनरेशंस काउंट कीजिए आप, कौन कौन सी बच गई हमारे पास, कौन कौन आ जाएगा कोपार्सनरी में? मैम तो भी एस एंड ट्रिपल एस ही होंगे ना? यानी कि यहां तक रहेगा। यस मैम। ऐसा क्यों है? मैम जो यामिनी ने बोला कंसेक्यूटिव होना चाहिए इसलिए। ठीक है, देखिए जब भी हम काउंट करेंगे ना जनरेशंस को, तो हम वहीं से काउंट करेंगे जहां से फर्स्ट मेंबर जो है वो अलाइव है। जैसे ये फादर अलाइव है ना, तो फर्स्ट जनरेशन हम इधर से ही काउंट करेंगे। और बीच में इनकी डेथ हो गई है, लेकिन इनकी डेथ हो गई है का ये मतलब नहीं है कि बीच में आ रहे हैं ना ये, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4, तो अभी तो ये नहीं आ सकता। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए, लेकिन लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि डेथ हो जाए, तो आप बताइए कहां तक जनरेशंस आएंगे, कहां से काउंट करोगे? मैम डबल एस से लेकर 5S. ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट अलाइव है, इनसे ऊपर तो कोई अलाइव ही नहीं है ना, तो इसलिए ये दोनों काउंट नहीं हो रहे। अदरवाइज अगर इनके ऊपर कोई अलाइव होता, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होती है और बीच में फिर हम इनको भी काउंट करते हैं। बट अभी कोई ऊपर अलाइव नहीं है, तो फर्स्ट अलाइव मेंबर यही है, तो इससे ही काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारा 4 जनरेशन रूल होता है कोपार्सनरी। इतनी सी बात समझ आई? और हम काउंट कहां से करेंगे? जो फर्स्ट अलाइव मेंबर होगा वहां से काउंट करेंगे। बीच में अगर कोई हमारे डिजीज्ड है, उनको भी हम काउंट ही करेंगे, क्योंकि वो इन बिटवीन आ रहे, कहां से? जहां से लाइव अलाइव जो हमारा मेंबर है वो था। आई होप एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया हो। लेकिन देखिए अगर कभी ऐसा हो कि इसकी भी डेथ हो जाती है, इसकी भी डेथ हो जाती है, इसकी भी डेथ हो जाती है, तो जनरेशंस कहां से काउंट करोगे आप? हर्षना आप बताओगे। मैम एस एस ट्रिपल एस से। पर एफ तो लाइव है। हाँ, तो एफ एस डबल एस एंड ट्रिपल एस तीनों पर इंक्लूड हो इनकी तो जाएंगे। डेथ हो गई है। सिचुएशन जिसमें मैंने ब्रैकेट लगा दिया ना, ब्रैकेट का मतलब है उनकी डेथ हो गई है, तो कहां से काउंट करोगे आप जनरेशन? क्या ये आएगा जनरेशन में या नहीं आएगा? बताइए हर्षना। देखिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप, ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा था जब भी आप काउंट करोगे तो फर्स्ट अलाइव जो पर्सन है उससे काउंट करोगे, और अगर इन बिटवीन इसके बाद आ रहे हैं कोई डिजीज पर्सन तो उसको भी आप काउंट करोगे। अब देखिए इन ये 4 जनरेशन में आ रहे, और तो कोई पार्टनर्स है नहीं, ये भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, तो अब क्या होगा इस केस में? एफ जो है
वो अकेले ही सोल ओनर बन जाएंगे और कोपार्सनरी हमारी इधर खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोपार्सनरी हमारी क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तीनों में से कोई नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ फादर रहे हैं, और ऐड भी नहीं हो सकते कोई, क्योंकि फादर अलाइव है, उसके बाद जो डिजीज है उसको भी हम काउंट करते हैं, है ना, तो कोई ऐड भी नहीं हो सकता अभी। तो अब फादर की डेथ होगी, फिर यहाँ से और जनरेशन जो है वो होंगी, है ना, बट अभी के लिए और कोई नहीं है, फादर है, सोल ओनर है। मैंने आपको कहा था जब भी मैं कोपार्सनरी की बात करी हूँ, दैट मीन्स मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। तो ये सोल ओनर हो जाएंगे प्रॉपर्टी के, सोल ओनर हो जाएंगे प्रॉपर्टी के, और कोपार्सनरी जो है वो एंड हो जाती है अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? Ma'am, what will be the effect of it? इसका यही इफेक्ट है कि ये सोल ओनर हो जाएंगे, सोल ओनर हो जाएंगे, यानी कि ये बता रहा है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को ये दर्शा रहा है। ठीक है, लेकिन रूल और सर्वाइवरशिप में भी अब चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, बट ये पहले का रोल मॉडल है। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक पहला बंदा अलाइव है आप वहीं से फर्स्ट जनरेशन काउंट करोगे, और दूसरी जो डिजीज्ड है उनको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में और कोई तो ऐड ही नहीं हो सकता आगे। अब ये भी नहीं बचे, ये भी नहीं बचे, ये भी नहीं बचे, और प्रॉपर्टी है ना, 4 ही को पार्टनर्स थे किसी प्रॉपर्टी के, अब सिर्फ तीनों की डेथ हो गई, सिर्फ यही बचे, तो ये सोल ओनर हो जाते थे प्रॉपर्टी के, और कोपार्सनरी जो है वो एंड हो जाती थी। इफेक्ट तो यही हुआ कि ये सारी प्रॉपर्टी आ गई फादर के अंडर कोपार्सनरी के हिसाब से। अभी हम सक्सेशन का नहीं देख रहे, ठीक है, कोपार्सनरी के हिसाब से अभी ये पॉइंट लेके चलो, ये चारों में बंटवारा होना था, 3 मर गए, तो जो एक जो बचा है उसको फायदा हो गया, सारी प्रॉपर्टी का सोल ओनर हो गए वो, क्योंकि कोपार्सनरी खत्म हो गई, बाकी तीनों जनरेशंस खत्म हो गई। ठीक है, इतनी मैम सी बात। कैन वी से कि एज लॉन्ग एज एफ इज अलाइव, ये जो एस 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 है, ही कैन नॉट क्लेम पार्टीशन। वो कोपार्सनरी नहीं है तो पार्टीशन कैसे क्लेम करेगा? अब क्योंकि जब तक एफ जिंदा है तब तक नहीं करेगा ना। हाँ, क्योंकि वो कोपार्सनर ही नहीं है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। Okay. अब ठीक है, अगर वो कोपार्सनर होता, देखो अभी पार्टीशन की बात नहीं है, जब हम पार्टीशन करेंगे तब वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, कौन मांग सकता है, कौन कौन इंटाइटल्ड है, कौन नहीं। ठीक है, ऑल्दो आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि जो कोपार्सनर्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। ये जिंदा होता तो ये पार्टीशन क्लेम कर सकता था, ये कर सकता था, ये कर सकता था, क्योंकि ये कोपार्सनर्स हैं। ठीक है, चलिए अब पार्टनरशिप को हटा दीजिए, भूल जाइए, ये रूल था। ये क्या था? रूल था। रूल क्या था कोपार्सनरी के अंदर? रूल ऑफ सर्वाइवरशिप था, कि जो सर्वाइव करेगा प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। अगर एस सर्वाइव कर जाता तो एफ और एस को प्रॉपर्टी मिलती, एस एस और ट्रिपल एस की डेथ हो गई थी, है ना। रूल ऑफ सर्वाइवरशिप चलता था। सर्वाइवरशिप का मतलब समझे? जो सर्वाइव करेगा प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। कैसे? देखो, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसको भी मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा, फादर सर्वाइव कर गए, फादर को मिल गई प्रॉपर्टी, बाकी सारे सर्वाइव कर गए होते तो चारों में बंटती प्रॉपर्टी, है ना। अब देखिए क्या हुआ ना, फादर की डेथ हो गई, तो ये है, ये है, ये है। अब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में अब ये आ गए। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आप सरवाइव करोगे तब तक आपका राइट है, तब तक आपको पार्टनर हो। जैसे ही आपकी डेथ हो गई प्रॉपर्टी पे आपका राइट नहीं है। अब देखिए 4 जनरेशन ये हैं, इनके अंदर बीच में थर्ड वाले की डेथ हो गई, फिर भी कोई ऐड तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम गिनेंगे तो इसे फर्स्ट अलाइव से ही। अब ऐड हो नहीं सकता, अब इनकी डेथ आ गई, तो जो 3 जो सरवाइव कर गए उनके अंदर बंटवारा हो जाएगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप है, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि अब क्या हुआ, इस रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को
कोपार्सनरी से हटा दिया। ठीक है भाई, कोपार्सनरी में तो यही देखा गया था ना कि जो ट्रिपल एस है, अगर इसकी डेथ हो गई तो गया इसका हिस्सा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। अब जो आगे इसके बेटे हैं, ठीक है, उनको क्या मिलेगा? इसकी वाइफ हो सकता है, इसकी वाइफ हो, उनको क्या मिलेगा? तो इसलिए ये कहा कि भाई जो बीच में से जो मेंबर की किसी की डेथ हो रही है ना, अगर बीच में से किसी मेंबर की डेथ हो रही है, तो यहाँ पे रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को हटा के कहा कि इंडियन सक्सेशन के हिसाब से जो है उसका हिस्सा आगे डिस्पोज होगा। अगर ये थर्ड मेंबर है, मैंने आपको कहा कि रूल ऑफ सर्वाइवरशिप पहले चलता था कि अब ये तीसरे वाले को कुछ नहीं मिलेगा, इस इन तीनों में बट जाएगा, तो इसके हिस्से का क्या गया, लॉस हो गया। लेकिन एक अमेंडमेंट हुई तो इस रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को भी हटा दिया और कहा कि इसका हिस्सा जो है वो सक्सेशन के हिसाब से जाएगा। अब मैं सक्सेशन को नहीं बता रही, बट रूल ऑफ सर्वाइवरशिप के बारे में आपको बताना जरूरी था कि कोपार्सनरी में पहले ऐसा चलता था, जो सर्वाइव करेगा उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, जो मर गया उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है प्रॉपर्टी में। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, इस चीज को हटा दिया और कहा कि जिसकी डेथ हो गई है उसका जो हिस्सा है वो सक्सेशन के हिसाब से आगे डिस्पोज होगा। ठीक है, इतनी सी बात है इसके अंदर। क्लियर है? ओके लिख दो चैट बॉक्स में, आगे चलते हैं फिर। देखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, टॉपिक्स को आप जितना मिक्स करोगे उतनी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। जस्ट अंडरस्टैंड द रूल्स। आज के लेक्चर के हिसाब से आप अपने बुलेट्स बनाइए, रीड इट, आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, ओके आ गया है वैसे सारे स्टूडेंट्स का, क्लियर होगा। ठीक है, कोपार्सनरी मैंने आपको बताई 4 जनरेशन तक होती है, कौन कौन होता है, 2000 के बाद डॉटर्स भी आने लगी। अब हम देखते हैं एसेंशियल्स क्या होते हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोपार्सनरी की? देखिए, सबसे पहली बात तो कि एग्जिस्टेंस होनी चाहिए किसी प्रॉपर्टी की। मैंने आपको कहा था कोपार्सनरी की बात हम तभी करेंगे जब प्रॉपर्टी होगी, तो जब भी मैं कोपार्सनरी बोल रही हूँ दैट मीन्स प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो पीढ़ियों से आ रही है, दादा परदादा से चली हुई आ रही है, तो उसमें कोपार्सनर्स होते हैं। तो ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए पहली बात तो, तभी कोपार्सनरी आएगी। जब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो कोपार्सनरी का क्या करना है, हिस्सेदारों का क्या करेंगे जब प्रॉपर्टी नहीं है? इट्स लाइक पेट्रोल है कार नहीं है ना, तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए तभी कोपार्सनरी वाली बात आएगी। तो पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे जो हैं बताइए इसमें कोपार्सनर्स कौन कौन है? तो प्रॉपर्टी का पार्टीशन सिर्फ ये 4 लोग ही डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आके बोले पार्टीशन करो पार्टीशन करो। क्यों भाई, क्या लेना देना? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम अपना तुम जाओ ना, कोपार्सनर भी नहीं हो, तुम्हें क्या करना? तो राइट ऑफ पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ कोपार्सनर ही क्लेम कर सकते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यही है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक वही जो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो डॉटर्स है उनको भी कोपार्सनरशिप बना दिया गया। राइट, उससे पहले नहीं होती थी। फोर्थ जो है, फोर्थ वही है कि 4 जनरेशन रूल होगा कोपार्सनरी में। फिफ्थ जो है वो यही है कि कोपार्सनर्स जो है प्रॉपर्टी का चारों का हिस्सा है, तो चारों कलेक्टिव एंजॉयमेंट करेंगे। जब तक पार्टीशन नहीं होता, चारों का हिस्सा है, चारों की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी की कलेक्टिव एंजॉयमेंट करेंगे। ठीक, फिर आ जाता है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वाइव करेगा उसका हिस्सा। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसमें कहा
कि भाई ये रूल ऑफ सर्वाइवरशिप है ये अब खत्म हो गया है, अब जो पर्सन डिजीज्ड है जो उसका हिस्सा है वो सक्सेशन के हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो पहले रूल ऑफ सर्वाइवरशिप था, लेकिन रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को खत्म कर दिया और कहा कि सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हिस्सा जाएगा अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है। ठीक है, उसका हिस्सा है, उसका अपना हिस्सा है। ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से खत्म नहीं हो जाएगी कि उसकी डेथ हो गई, पहले तो हो जाता था ऐसा, लेकिन अब क्या किया, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप नहीं है, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसका हिस्सा है, अगर वो कोई विल करके गया है तो ठीक है, नहीं तो उसका हिस्सा सक्सेशन के हिसाब से हम बांट देंगे। ठीक है, एंड सेवेंथ इज इंटरेस्ट। देखिए, जैसे ही एक पर्सन का बर्थ होता है जॉइंट फैमिली के अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर जैसे ही एक पर्सन का बर्थ होता है उसका इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, इस चीज को मैं आपको यहाँ नहीं लिख रही हूँ, इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको मिताक्षरा और दया भागा पढ़ाऊंगी। देखिए, अब ये जो है, ये जो सन है, ये जो सन है, ये जो सन है, ये 4 जनरेशंस तक है, ये पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एसएस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉटर्स इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको जनरेशंस दिखाने के लिए किया है। 2000 के 5 के अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स भी कोपार्टनर्स हैं। ठीक है, अब ये चारों हिस्सेदार है तो ये इस प्रॉपर्टी का कलेक्टिव इंजॉयमेंट करेंगे। ठीक है, अब रूल ऑफ सर्वाइवरशिप हट गया है, यानी कि अगर एसएस की अगर डेथ हो गई है तो इसका हिस्सा जो है इसी का रहेगा, अगर ये विल करके गया है तो या तो सक्सेशन के हिसाब से चला जाएगा, अदरवाइज पहले ऐसा था कि ये मर गया तो इसका हिस्सा भी खत्म, 3 में बंटवारा कर लेंगे 4 की जगह। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 4 है कोपार्टनर तो ये मर भी गया है तो 4 ही हिस्से बटेंगे, लेकिन जो इसका हिस्सा है ये मर गया है तो इसकी विल के हिसाब से या इसके सक्सेशन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, लिखिए चैट में। देखिए, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, जब तक आप सक्सेशन को अपने दिमाग से बाहर रखोगे सब कुछ सिंपल है। हिंदू जॉइंट फैमिली अलग है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चले जा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे एक साथ उनके एस्टेट है तब भी वो जॉइंट फैमिली है, अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव। लेकिन कोई पर्सन सीजेस टू बी हिंदू हो जाता है या फिर अनमैरिड डॉटर मैरिज कर लेती है या फिर जो है कोई पर्सन नॉन हिंदू से शादी कर लेता है तो उठाकर हम उसे जॉइंट फैमिली से बाहर फेंक देंगे, वो है अलग कॉन्सेप्ट। ये है कोपार्टनरी का कॉन्सेप्ट, ये है कि हमारी कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी है तो अब जो हमारी 4 जनरेशन है पहली कोपार्टनर्स वो हैं, उनको बंटवारा दिया जाएगा। ठीक है, 4 जो हमारी पीढ़ियां हैं वही उसकी कोपार्टनर्स हैं, अगर किसी की डेथ हो गई तो अगली जनरेशन को भी हम कोपार्टनर बना लेंगे, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, पहली जो पीढ़ी है वहीं से काउंट होगा, अगर बीच में कोई पीढ़ी की डेथ भी हो जाती है उसको भी हम काउंट करेंगे, लेकिन फर्स्ट लाइफ मेंबर जो है उसी से जनरेशन से ही हम काउंट करेंगे। ये सारी बातें आपको समझ आ गई? अब ये जो 4 पीढ़ी की जनरेशन है सिर्फ यही पार्टीशन क्लेम कर सकती हैं, अदर देन दैट जो नीचे मैंने आपको ये बनाए हैं जो कि कोपार्टनर्स भी नहीं है, ये पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर है? और पहले जो था रूल ऑफ सर्वाइवरशिप चलता था कि 4 जनरेशन है, एक जनरेशन नहीं रही तो इसका हिस्सा जो है उड़ा दो, अब जो प्रॉपर्टी है 3 हिस्सों में बांटी जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है और कहा कि 4 ही हिस्सों में बांटो, चाहे तीसरी जनरेशन मर गई आप 4 ही हिस्सों में बांटोगे, जो मर गया है उसका हिस्सा जो है उसकी विल या सक्सेशन के हिसाब से कर देंगे हम। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर? कोपार्टनरी की इतनी सी बात क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगी आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आगे का, बट अभी ये समझ जाओगे ना, बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए, हमने अभी तो कुछ बेसिक से रूल समझे, अब मैंने आपको कहा 4 जनरेशन है, ठीक है, तो चारों जनरेशन का बंटवारा ना एक साथ नहीं हो जाएगा, 2 जनरेशंस का होगा एट अ टाइम। फॉर से ये कोई फादर है, इनके बेटे हैं,
इनके आगे फर्दर बेटे हैं इनके, फिर से बनाती हूँ डायग्राम, थोड़ा हौच पौच हो गया ये। तो ये हो गई पहली जनरेशन, ये हो गई दूसरी जनरेशन, ये हो गई तीसरी जनरेशन। ठीक है, अब ये नहीं है कि बंटवारा होगा तो तीनों जनरेशन को बराबर बराबर मिल जाएगा या एक साथ बांट देंगे, एक ही प्रॉपर्टी उठा के उसके 3 हिस्से कर दिए, नहीं। पहले ऊपर की 2 जनरेशन में होगा और फिर नीचे की जनरेशन में। कैसे? जैसे कि ये कोई प्रॉपर्टी है, कोपार्टनर तो ये भी है, 4 जनरेशन तक होते हैं, ये दूसरी जनरेशन हो गई है ना, ये फादर के 3 बेटे हैं तो ये दूसरी जनरेशन हो गई। अब इनके बेटों के बेटे हैं, तीसरी जनरेशन हो गई। तो ऑल्दो ये भी कोपार्टनर्स है, लेकिन जब इस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा 2-2 जनरेशन का होगा। जैसे ये फादर है, इन्होंने प्रॉपर्टी के 4 हिस्से कर दिए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब 2 जनरेशन थी, 2 जनरेशन के बीच में एक टाइम पे बंटवारा होगा। ठीक है, तो इनका बंटवारा हो गया, इसके बाद एक अपनी फैमिली इनकी अलग अलग हो गई। देखिए इसकी फैमिली ये अलग जा रही है, अब देखिए 2 जनरेशन के बीच में एक टाइम पे बंटवारा होगा, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करे, 1, 2, 3, 4, 2 जनरेशन के बीच में खत्म। अब S2 के पास अपना हिस्सा है, S3 के पास अपना हिस्सा है, S1 के पास अपना हिस्सा है। तो S2 का फर्दर ये अपनी 2 जनरेशन के बीच में हो जाएगा। S2 अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर देगा, एक खुद रखेगा, एक अपने इस बेटे को देगा, एक अपने इस बेटे को देगा। फर्दर देखो 2 जनरेशन में हो गई बंटवारा, एक ये जनरेशन हो गई, इस सेकंड जनरेशन हो गई। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर अगर ए को अपना बंटवारा करना है तो ये पहली जनरेशन हो गई, इसकी दूसरी जनरेशन कौन होगी, इसके बच्चे। तो अगर इसके 2 बच्चे हैं 1 और 2, तो ये अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर देगा, एक खुद, एक अपने इस बेटे के लिए, एक अपने इस बेटे के लिए। यानी कि जो बंटवारा हो रहा है एक टाइम पे 2 कोपार्टनर्स की जनरेशन के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा कि ये प्रॉपर्टी उठाई और पहली जनरेशन को भी दे दी, दूसरी जनरेशन को भी दे दी, तीसरी जनरेशन को भी दे दी, चौथी, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिंपल सा रखा है कि भाई कोपार्टनर यानी कि प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होगी 2 जनरेशन के बीच में, एक टाइम पे 2-2 जनरेशन के बीच में बांटी जाएगी। आई होप ये बहुत इजी है, क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ओके लिखिए चार्ट में, आगे चलते हैं। बहुत आसानी से समझ आया। अब देखिए मैंने कहा कि मिताक्षरा, जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ स्टार्ट किया था, मैंने आपको 2 तरीके के स्कूल्स बताए थे। देखिए जो कोपार्टनरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ मिताक्षरा में है, ये दया भागा में नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिताक्षरा में है, क्योंकि मिताक्षरा में क्या है, जैसे ही किसी पर्सन का बर्थ होता है वैसे ही वो कोपार्टनर बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें फादर ही सोल ओनर रहेगा। इस फादर की डेथ होगी तो इसके बेटे को मिल जाएगी प्रॉपर्टी। अब इस बेटे के अगर बेटे भी हैं तो होल्ड जो रहता है ना दया भागा में, वो हमेशा फादर का ही रहता है। लेकिन इसमें देख रहे हो आप, जैसे ही बेटे का बर्थ होगा तो बेटा भी बन जाएगा कोपार्टनर, उसके बेटे का बर्थ होगा तो वो भी बन जाएंगे, तो वो कोपार्टनरी बनती जाएगी। ठीक है, तो राइट जैसे ही उनका बर्थ होगा वैसे ही उनका राइट आ जाता है। ठीक है, लेकिन दया भागा में ऐसा नहीं होता, सिर्फ फादर के पास रहती है, चाहे उनके कितने भी बेटे हैं। ये कभी भी नहीं बनता, ये तभी बनेगा जब फादर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो दया भागा में कोपार्टनरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मिताक्षरा में है। ठीक है,
मिताक्षरा में कोपार्सनरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, राइट आ जाता है बर्थ से, और जितने भी लोग हैं उनका, जितने भी लोग हैं वो जॉइंट पोजेशन में रहते हैं, जॉइंटली इंजॉय करते हैं प्रॉपर्टी को, जो अभी मैंने आपको एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया। ठीक है, अब ये देखिए इनका जो शेयर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है और फ्लक्चुएटिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि पहले रूल ऑफ सर्वाइवरशिप चलता था, है ना। तो भाई अगर 4 जनरेशन है तो चारों अलाइव है तो इनको 4 में बंटवारा होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि भाई 2 की डेथ हो जाए तो अब प्रॉपर्टी का खाली 2 में ही बंटवारा होगा। ठीक है, क्योंकि रूल ऑफ सर्वाइवरशिप था। तो ये भी कहा गया मिताक्षरा के हिसाब से कि जो कोपार्सनरी है इसका बहुत ही फ्लक्चुएटिंग और अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, हो सकता है कि एफ की डेथ हो जाए तो अब तीनों की कोपार्सनरी खत्म हो गई, आगे नई जनरेशन आ जाए, हो सकता है इनकी डेथ ही ना हो तो आगे वालों को कभी मौका ही ना मिले, है ना। तो ये पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि ये फ्लक्चुएटिंग होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, पता नहीं है कितना हिस्सा आना है कितना हिस्सा नहीं आना। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, राइट ऑफ पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ कोपार्सनर्स का होता है, लेकिन कोई कोपार्सनर अगर फॉर से स्टूडेंट्स इंसेन है, अगर कोई इंसेन है तो उसके पास राइट ऑफ पार्टीशन नहीं है। ऑल्दो वो खुद से पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जब पार्टीशन होगा ऑब्वियसली उसको हिस्सा दिया जाएगा उसका, लेकिन वो पार्टीशन खुद से क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसेन है। ठीक है, देखिए और बात आती है कि भाई इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है, इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो कोपार्सनर हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टूडेंट, इलेजिटिमेट चाइल्ड का कभी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं होता है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जब उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं होता यानी कि वो कोपार्सनर भी नहीं बन सकता। अब जब वो कोपार्सनर नहीं बन सकता तो वो पार्टीशन भी क्लेम नहीं कर सकता। तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये ना पूछें कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे इलेजिटिमेट का अधिकार है या नहीं, हो सकता है आपसे ये भी ना पूछें कि ये कोपार्सनर है या नहीं, पर आपसे ये पूछ लेंगे कि इलेजिटिमेट जो चाइल्ड है वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है या नहीं। तो इसमें आप बौखला जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये पूछा इलेजिटिमेट पार्टीशन क्लेम कर सकता है या नहीं, बट कंफ्यूज मत होना, हमेशा याद रखना इलेजिटिमेट का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है। जब अधिकार ही नहीं है तो ये कोपार्सनर कभी हो ही नहीं सकता। और अभी अभी मैंने आपको बताया था सिर्फ कोपार्सनर ही पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, तो जब ये कोपार्सनर ही नहीं है तो ये पार्टीशन भी क्लेम नहीं कर सकता। तो इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। और इंसेन जो है इसका अधिकार रहता है, ये कोपार्सनर रहता है, लेकिन खुद से ये पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये इंसेन है। हाँ, जब पार्टीशन होगा इसको इसका हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन ये खुद से बढ़ चढ़ के बोल नहीं सकता कि पार्टीशन करो क्योंकि ये पागल है, ये इंसेन है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर, इतनी सी बात क्लियर। अब देखिए अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें आप सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर रहे, वो आपकी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है, उसका फैसला आप खुद करोगे कैसे आप डिस्पोज करना चाहते हो। या तो आप विल करके गए हो तो विल के हिसाब से होगी, आपकी स्वयं अर्जित आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आपने खुद अर्न करी है, आपने खुद कमाई है, आपका पर्सनल जो है पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपको कहीं और से गिफ्ट में आई है, आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आप खुद डिसाइड करोगे, आप विल करोगे, विल नहीं करके गए सक्सेशन में जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, आपको कोई रोक नहीं सकता उसका को पार्टनर बनने से, क्योंकि वो चली आ रही है, आपकी हेरिटेज है, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपके राइट पे कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन जहां तक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस पे जो है पर्सन का खुद का अधिकार भी होता है। ठीक है,
इतनी सी बात क्लियर है? और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ये नहीं है कि स्टूडेंट्स आप फॉर से खुद से ही आप जो एक्वायर कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में भी आ रही है ना कहीं से, वो भी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही है। तो ये क्लासिफिकेशन भी दे रखे हैं इसी चैप्टर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी की। आई होप को पार्सनरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। इसके अंदर जो बात याद रखनी है बेसिकली वो ये रखनी है, 4 जनरेशन रूल है। सर्वाइवरशिप रूल पहले था, अब खत्म कर दिए। कहा है जो पर्सन की डेथ हो गई है उसका भी हिस्सा आप निकालोगे, उसका हिस्सा सक्सेशन के हिसाब से जाएगा, विल या सक्सेशन जैसे भी जाना है जाएगा, बट उसका हिस्सा जस्ट बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर पाया उसका हिस्सा खत्म नहीं हो जाता। इतनी सी बात क्लियर है? कोपार्सनरी की 4 जनरेशन रहेंगी, एक जनरेशन पे एक टाइम पे 2-2 जनरेशन के बीच में बंटवारा होगा। इतनी सी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में लिखो, अदरवाइज आगे चलते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप क्लियर लिखते हो, कि मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाऊं और आपको समझ आया एटलीस्ट आसान से आसान भाषा में। अब देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग था, समझ रहे थे ये फैमिली का हिस्सा है, कौन कौन फैमिली का हिस्सा नहीं होगा तब उसे कब निकाल के फेंकना है वो अलग था। फिर हमने पढ़ा हमारे पास एक पूर्वजों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बची है, उसका हिस्सा एक टाइम पे किसको मिलेगा? 4 जनरेशन तक मिलेगा। उसके रूल्स हमने पढ़े, एक टाइम पे 2 जनरेशन के बीच में बंटवारा होगा, ऐसे ऐसे करके वो आगे आगे बंटवारा होता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब चलते हैं पार्टीशन पे। मेनली हमने देख लिया कोपार्सनर कौन है, जॉइंट फैमिली देख लिया, अब चलते हैं पार्टीशन पे। पार्टीशन क्या होता है? लॉ के हिसाब से नहीं पूछ रही, बहुत सिंपल इंग्लिश में पूछ रही हूँ। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? अनम्यूट करके बोल सकते हो। मैम डिवीजन ऑफ शेयर्स। ठीक है, और कुछ? देखिए, आप कह सकते हैं सेपरेट यूनिट्स में बांट रहे हो, आप छोटे छोटे सेपरेट यूनिट में, इंडिपेंडेंस यूनिट्स में बांट रहे हो आप हिंदू जॉइंट फैमिली को, है ना? जैसे पहले तो फादर एक साथ रह रहे थे, सन्स भी एक साथ रह रहे थे, पोते पर पोते एक साथ रह रहे थे, पर पार्टीशन क्या है, हमने उनको बांट दिया अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ठीक है, ये है पार्टीशन का जनरल मतलब। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप लिख सकते हो। इट मीन्स to divide into parts, और to separate। ठीक है, कि आपने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में या आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है, एंड अंडर हिंदू लॉ में इसका क्या मतलब है, ये तो हमने जनरल इंग्लिश का मतलब बताया। हिंदू लॉ में इसका मतलब है, एंड अंडर हिंदू लॉ इट जनरली मीन्स डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ joint Hindu family. In Hindu law, it generally means division or splitting of joint Hindu family into smaller, separate and independent units with conferment of separate status on the undivided co-partners. ठीक है, पहले तो अनडिवाइडेड कोपार्टनर्स थे, लेकिन अब क्या हो गए, वो डिवाइड हो गए, वो सेपरेट हो गए, उनका बंटवारा कर दिया हमने, पार्टीशन कर दिया, हिंदू जॉइंट फैमिली को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया पार्ट्स में, सब अब सेपरेट सेपरेट हो गए। इतनी बात क्लियर? अब देखो, मैंने आपको कहा था कि पार्टीशन कौन क्लेम कर सकता है? कोपार्टनर। कोपार्टनर्स कौन है? 4 जनरेशन। सिर्फ यही बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, फालतू में इनके नीचे वाली जनरेशन आके ड्रामा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोपार्टनर्स ही नहीं है, सिर्फ कोपार्टनर ही क्लेम कर सकते हैं पार्टीशन की पार्टीशन किया जाए। अब देखिए 1 2 3 4 इन चारों जनरेशन में किसी को भी अगर पार्टीशन करना है
तो पार्टीशन के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहली बात तो आपको फॉर्मेशन करनी होगी इंटेंशन की, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन। आपको फॉर्मेशन करनी होगी इंटेंशन की। अब आपने फॉर्मेशन कर ली इंटेंशन की दिमाग में कि भाई आज तो मैं बोल के रहूंगा कि मेरे को पार्टीशन कराना है, लेकिन आपने बोला ही नहीं। तो दूसरी बात यह है, डिक्लेयर करना भी जरूरी है। डिक्लेयर करना भी जरूरी है, डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंटेंशन। जो पर्सन जो कराना चाहता है पार्टीशन, सबसे पहले उसको अपनी इंटेंशन बनानी होगी कि मैं पार्टीशन कराना चाहता हूँ। उसके बाद उसे डिक्लेरेशन करानी होगी, डिक्लेयर करना होगा कि हाँ भाई मैं कराना चाहता हूँ पार्टीशन। उसके बाद उसे अपनी इस इंटेंशन का, इस डिक्लेरेशन का कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। अब देखिए, अगर सामने और जो कोपार्सनस है, कर्ता खड़ा है और हमने बोला कि भाई मुंह से बोल के बताया, ओरली बोला कि भाई पार्टीशन कराना, तो डिक्लेयर भी उसी टाइम हो गया और कम्युनिकेशन भी उसी टाइम एक साथ हो गया। लेकिन अगर हम लेटर की बात कर रहे हैं, लेटर की बात कर रहे हैं, तो इंटेंशन तो बन ही गया। अगर हमने जिस दिन हमने लेटर लिखा उस दिन हमारा जो सेकंड स्टेज है डिक्लेरेशन का वो कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, कर्ता को जब ये लेटर मिला, जब उसको रीच हुआ, इस दिन तो हमने लिखा तो हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब मिला कर्ता को वो लेटर, यानी कि हमने कम्युनिकेशन कर दिया। तो तीनों स्टेजेस फुलफिल हो गई। जैसे ही कर्ता को वो लेटर मिला, तीनों स्टेजेस फुलफिल हो गई हमारी पार्टीशन की, ठीक है। अब पार्टीशन का इफेक्ट उसी डेट से माना जाएगा जिस दिन आपने डिक्लेयर किया था, यानी कि जिस दिन आपने लेटर लिखा था, भेजा था, उसी दिन से आपका माना जाएगा कि आपका पार्टीशन जो है हो गया था। इतनी सी बात क्लियर। लेकिन ये जरूरी है कि कम्युनिकेशन हो, ये तीनों स्टेजेस फुलफिल हो। अगर आपने सिर्फ फॉर्मेशन कर लिया इंटेंशन का और आपने डिक्लेयर कर दिया, लेटर लिख के छोड़ दिया और आपकी डेथ हो गई, पर आपकी डेथ हो गई और कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाई। तो कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो पार्टीशन का, तो तब आप अलाइव होने चाहिए, तभी प्रॉपर पार्टीशन पूरा होगा। कम्युनिकेशन होने से पहले ही आपकी डेथ हो गई तो पार्टीशन नहीं होगा। तो ये जरूरी है, जब कम्युनिकेशन हो रहा है आपकी पार्टीशन वाली इंटेंशन का, तब आप अलाइव होने चाहिए, ठीक है। उस दिन से तभी माना जाएगा कि पार्टीशन हुआ। अदरवाइज आपने ये स्टेज और ये स्टेज तो फुलफिल की, लेकिन कम्युनिकेशन होने से पहले ही आपकी डेथ हो गई, तो फिर पार्टीशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर आई? इतनी सी बात क्लियर हो गई? ओके, देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर आपने लेटर वाला देखा था कि आपकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जिस दिन आपने भेजा उस दिन नहीं, बल्कि जब सामने वाले को रीच हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। तो इसी तरीके से ये है, जिस दिन आपने लेटर लिख दिया उस दिन आपने डिक्लेयर कर दिया, और कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब कर्ता को आपका लेटर पहुंच जाएगा, उसने पढ़ लिया, आपकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन होगी तब आप अलाइव होने चाहिए, ये भी एक असेंशियल कंडीशन है। जैसे आपने लेटर भेजा था 10 तारीख को और ये लेटर जो है मिला, रीच वहां पे पहुंचा 15 तारीख को, तो क्या माना जाएगा कि पार्टीशन किस तारीख को हुआ, इस 15 को या इस 10 को? तो माना जाएगा इस 10 को पार्टीशन हुआ, ठीक है। ये समझा रही थी मैं आपको तारीख से। इफेक्ट का मतलब ये था, समझ आया? क्लियर हर्षना? क्लियर? चैट में लिखिए ओके, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि कम्युनिकेशन जब तक आप जिंदा हो जब होना जरूरी है। आपने खाली डिक्लेयर कर दिया, फॉर्मेशन करके रख दिया, दैट डजंट मीन पार्टीशन हो गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक लीडिंग केस है।
राघम्मा वर्सेस अचंचम्मा, ठीक है, AIR। इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये ब्रदर थे, दो ब्रदर थे, ब्रदर 1 और ब्रदर 2। ब्रदर 2 की एक विडो भी थी, ब्रदर 2 की एक विडो भी थी, और फिर इस ब्रदर 1 की कौन थी, डॉटर और सन। सन जो है उसकी डेथ हो गई है, तो सन की है विडो। अब इस सन का जो है, ठीक है, यानी कि B1 की, ये दो भाई हैं, और इसका जो B1 जो ये वाला भाई है, इसकी एक बेटी है एक बेटा है। बेटे की डेथ हो गई है, उसकी विडो है, पर बेटे का एक बेटा है और बेटी की बेटी। फैक्ट्स क्लियर है, फैक्ट्स क्लियर है, लिखिए ओके। देखिए, अब ये केस है पार्टीशन थ्रू विल। थ्रू विल क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको इंटेंशन डिक्लेयर करनी चाहिए, आपको इंटेंशन फॉर्म करनी चाहिए, फिर उसे डिक्लेयर कर लो। आप लिखोगे जिस दिन, अगर आपने लिख दी है वो चीज, तो आप उसको कम्युनिकेट भी करोगे। तो इसमें क्या हुआ, B1 ने क्या हुआ, इंटेंशन उसकी फर्स्ट जो है वो तो फुलफिल हो गई, इंटेंशन बना लिया उसने। वो लिख कर गया कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है इक्वली DD को और SS को जो है जाएगी, DD को और SS को जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी ये दोनों माइनर है, अभी क्योंकि ये दोनों माइनर हैं, तो मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान मेरी भाभी रखेगी, मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगी। ये क्या हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान मेरी भाभी रखेगी। फैक्ट समझ आए, इसने कहा कि मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इक्वली बांट दी जाएगी, इक्वली बांट दी जाएगी DD को और SS को। लेकिन क्योंकि अभी माइनर है, तो जब तक ये मेजर नहीं हो जाते, मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान मेरी भाभी रखेगी, ठीक है। ये W, क्योंकि ये विडो, ये एक विडो है, ठीक है, B2 की डेथ हो गई है, उनकी ये विडो है, ठीक है। तो इसने ये कहा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर DD और SS अपनी मिन्योरिटी के दौरान ही मर जाते हैं, तो प्रॉपर्टी चली जाएगी W को। फैक्ट समझ आए, उसने कहा मेरी नातिन और मेरा जो पोता है उसको मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाए इन दोनों के बीच, ठीक है। और क्योंकि अब ये माइनर है, तो इस दौरान मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगी मेरे भाई की विडो। लेकिन अगर मेरी नातिन और जो मेरा पोता है, अगर उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग देयर मिन्योरिटी, तो उनका हिस्सा चला जाएगा मेरी भाभी को ही, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, ऐसा ही हुआ, SS की ना डेथ हो गई, ड्यूरिंग मिन्योरिटी ही SS की डेथ हो गई। तो क्या हुआ, W ने क्लेम कर दिया कि अब जो इसका हिस्सा है ये तो मेरा है, क्योंकि उसने कहा था B1 ने कि अगर ड्यूरिंग मिन्योरिटी SS का जो है, जो ड्यूरिंग मिन्योरिटी अगर SS की डेथ हो जाती है, तो W जो हिस्सा है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए इसने लिख तो दिया ये सब कुछ, इसने लिख तो दिया ये सब कुछ, इसने लिखा, पर मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे आपने इंटेंशन बना ली, उसके बाद आपने डिक्लेयर भी कर दिया, यानी कि आपने लेटर लिख भी दिया, लेकिन उसके बाद उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी आपको करनी है। वो भी कब, अगर आप जब अलाइव हो तब। अब ये मर गया तो लिखे हुए फैक्ट्स की पता चली। कम्युनिकेशन तो मरने के बाद हुई, लेकिन एसेंशियल क्या था, पार्टीशन का एसेंशियल था कम्युनिकेशन होनी चाहिए जब ये B1 अलाइव था। तो तीनों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में से तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है पार्टीशन का, वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ, यानी कि जो पार्टीशन है वो तो हुआ ही नहीं, जो पार्टीशन है वो तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि ये विडो जो है ये क्लेम कर रही थी कि भाई पार्टीशन हो गया, अब इसके हिसाब से जो भी है मेरे को प्रॉपर्टी मेरी
दे दो। तो कोर्ट ने कहा सिंस कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था इस चीज का, जब B1 अलाइव था तब कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था, और जब कम्युनिकेशन नहीं हुई तो एसेंशियल ही फुलफिल नहीं हुआ पार्टीशन का, यानी कि इस केस में पार्टीशन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो कोर्ट ने हेल्ड किया नो पार्टीशन सिंस देयर इज नो कम्युनिकेशन, सिंस देयर इज नो कम्युनिकेशन। तो ये जो भी प्रॉपर्टी है ये सक्सेशन के हिसाब से जाएगी। उन्होंने कहा विडो को आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टीशन तो हुआ ही नहीं। तो अब पार्टीशन नहीं हुआ तो अब जो भी प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन के हिसाब से जाएगी। ठीक है, यानी कि इसका भी हिस्सा होगा, ये जो विडो है इसका भी हिस्सा होगा, और ये जो डॉटर है इसका भी हिस्सा होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? मैम लेकिन विल में भी पार्टीशन की बात कहाँ कही गई है? विल में देखिए ये पार्टीशन थ्रू विल था, वो लिख कर चले गए, यानी कि उन्होंने लिख दिया लेकिन कम्युनिकेट नहीं हुआ, कम्युनिकेट नहीं हुआ। उसमें लिखा कि पार्टीशन होगा मेरा, इसके अकॉर्डिंग होगा मेरा। ये विल थ्रू पार्टीशन है, सिर्फ पार्टीशन, ये पार्टीशन थ्रू विल है, सॉरी पार्टीशन थ्रू विल है। ठीक है, आई नो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे फोकस करना है, बाकी फैक्ट्स आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। मैंने कहा था कि डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए और इंटेंशन होना चाहिए। तो इंटेंशन उसका था, डिक्लेयर भी उसने कर दिया जब उसने लिख दिया, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया। ठीक है, कम्युनिकेट आपको करना है वो भी तब जब आप अलाइव हो, तभी पार्टीशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज कोर्ट कह देगा कि ये जो तीसरी एसेंशियल कंडीशन है ये फुलफिल ही नहीं हुई, तो ये पार्टीशन है ही नहीं। तो जब ये पार्टीशन है ही नहीं तो ये सक्सेशन के हिसाब से ही जाएगा। ठीक है, मैम विल में पार्टीशन किस किस के बीच में हो रहा था? विल में पार्टीशन, मैं आपको फैक्ट्स दोबारा बता देती हूँ। जिसपे मैं ब्रैकेट लगाती हूँ समझ जाया करो उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ठीक है, केस ये पार्टीशन का ही है। विल आप सुन के कंफ्यूज मत होना, पार्टीशन होना था इनके और इनके बीच में। ठीक है, इनके और इनके बीच में। ठीक है, इनके और इनके बीच में, और जब तक ये माइनर है इनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखने वाली थी ये, इनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखने वाली थी ये। लेकिन अगर ये मिनोरिटी के दौरान मर जाते हैं, मिनोरिटी के दौरान अगर ये मर जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी चली जाएगी इसको। और यही हुआ कि ये मर गए मिनोरिटी के दौरान, और जो भाभी थी B1 की उन्होंने क्लेम कर दिया कि प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा पहली बात तो पार्टीशन ही नहीं हुआ था, क्योंकि जो उनकी विल है वो तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, जब वो अलाइव थे तो वो कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब जो भी है वो, अब जो भी प्रॉपर्टी है वो जाएगी सक्सेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई पहले इन्होंने अपनी विल के अंदर लिखा कि पार्टीशन ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से पार्टीशन होगा, और अगर अभी ये माइनर है तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी को संभालेगी ये मेरी भाभी। अगर इन दोनों बच्चों की डेथ हो जाती है मिनोरिटी के दौरान ही तो इनका हिस्सा चला जाएगा इनको। और सच में ऐसा ही होता है कि भाई इसकी डेथ हो जाती है तो ये जो भाभी है ये क्लेम कर लेती है, अब इसका ऐसा हिस्सा मेरा हो गया, अब इस हिस्से पे मेरा राइट है। लेकिन जब ये क्लेम करने के बाद कोर्ट इसको देखती है तो कोर्ट देखती है कि जो कम्युनिकेशन है वो तो हुआ ही नहीं था when B1 was alive। तो इसमें वो जो विल लिख कर गया है उसके अंदर वो तो कभी कम्युनिकेट ही नहीं हुई। और ये पार्टीशन का तीसरा एसेंशियल भी था कि भाई जब
आप कम्युनिकेट कर रहे हो तब आप अलाइव होने चाहिए। इस केस में B1 अलाइव ही नहीं था तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं माना कोर्ट ने माना अब जो B1 की प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन के हिसाब से ही जाएगी, कोई बंटवारा कोई विल कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुई जब ये अलाइव होगा। अब आप विल को देख के इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अंदर पार्टीशन थ्रू विल था, बट उससे आप कंफ्यूज मत होना। सिर्फ जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं वो हमेशा याद रखना। पहली बात तो अगर आपका इंटेंशन है, जैसे आप हो, आप खुद को पार्टनर हो, अब आपको जो है अपने फादर के पास पार्टीशन क्लेम करने, अब फॉर एग्जाम्पल है बस, ठीक है, पर्सनल मत देना। जैसे कोई लड़की है, अब क्या होता है सीरियल का एग्जाम्पल, उसको समझा रहा है उसकी वाइफ या हस्बैंड समझा रहा है पार्टीशन लो, पार्टीशन करवा, पार्टीशन। अब उसने सुन लिया रूम के अंदर, उसके माइंड में और पापा के सामने जाके डरवर जाती है, कुछ बोलती नहीं। अब उसकी इंटेंशन यहीं पे है, फर्स्ट तो हो गया, उसने इंटेंशन तो बना ली पर इंटेंशन डिक्लेयर ही नहीं करी, ना कम्युनिकेट करी, तो पार्टीशन कैसे होगा। तो आपको इंटेंशन फॉर्म भी करनी है, डिक्लेयर भी करनी है और कम्युनिकेट भी करनी है। और वो भी कब, जब आप अलाइव हो। अगर आपकी डेथ के बाद कम्युनिकेशन हो रहा है ना आपकी इंटेंशन का, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, माना जाएगा पार्टीशन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यही इस केस में हुआ था। अब जो फैक्ट्स हैं वो है, लॉजिक में नहीं बता सकती, ठीक है। अब यही इसके फैक्ट्स थे और तीसरे पॉइंट पे आप फोकस करो और याद कर लो इनके फैक्ट्स को, ठीक है। ओके एक रिलेशन बैक डॉक्ट्रिन भी है, बट आई थिंक आज के लिए ज्यादा हो जाएगा आगे पढ़ाना, तो हम पार्टीशन वाला जो टॉपिक है अब वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रह गया, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात है। 3 पॉइंट बस आपको याद रखने हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, जितना लॉजिक लगाओगे उतना आपके लिए कॉम्प्लेक्स होंगी चीजें। आज हमने 3 चीजें पढ़ी, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि भाई कॉमन एंसेस्टर से जो भी रूट्स जाए जा रही हैं वो सारे हो जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्ट। पर जैसे ही उन्होंने सीज किया टू बी हिंदू, यानी कि कन्वर्ट कर लिया, या फिर अनमैरिड डॉटर ने मतलब दूसरी फैमिली में जो है मैरिज कर ली, मतलब मैरिज कर ली अनमैरिड डॉटर ने, या फिर किसी फैमिली मेंबर ने नॉन हिंदू से शादी की, इनको उठा के हम परिवार से बाहर कर देंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा आया हमारा कोपार्सनरी का, जिसके अंदर 4 जनरेशन रूल है। ये 4 लोग पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। पार्टीशन क्लेम करना है तो इन्हें फॉर्म करनी पड़ेगी इंटेंशन पहले, दूसरी बात डिक्लेयर करनी पड़ेगी अपनी इंटेंशन, तीसरी बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी अपनी इंटेंशन, वो भी कब, जब ये अलाइव है। अब अगर ये तीनों चीज हो जाती है तो पार्टीशन हो गया। अब पार्टीशन होगा भी तो कैसे होगा, पहले 2 जनरेशन में होगा, फिर आगे की 2 जनरेशन में होगा, फिर आगे की जनरेशन में होगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। बस इतनी सी बात याद रखो, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और पार्टीशन का इफेक्ट कब से होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेटर के थ्रू कर रहे हो, 10 तारीख को आपने लेटर लिखा, 15 तारीख को कम्युनिकेशन हुई, तो माना जाएगा पार्टीशन 10 तारीख को ही हुआ। इतनी सी बात है, इतना क्लियर है। ओके लिखिए चार्ट में, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। मैम कंफ्यूजन नहीं है, बट ये थोड़ा थोड़ा इलॉजिकल लग रही है जजमेंट, बस वही है। देखिए पॉइंट तो जो आपको आप कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखिए आपको रूल्स याद रखने हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। रूल उसमें ये लगाया कि एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ हुआ कम्युनिकेशन, जब वो अलाइव से कम्युनिकेशन नहीं हुआ यानी कि पार्टीशन नहीं हुआ। बस उस केस लॉ में आपको ये याद रखना है, ठीक है। सिर्फ तो आप ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरी बात जो मैंने अभी इफेक्ट वाली बात बताई, कि आप इफेक्ट वाली बात याद रखेंगे कि भाई जिस दिन डिक्लेरेशन हो रहा है उसी दिन से माना जाएगा पार्टीशन हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखो। उसके बाद जो पार्टीशन का कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी बच गए, ठीक है, थोड़े से क्रिटिकल है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल द टाइम कंफ्यूज मत होना, जो रूल्स हैं बार बार रिवाइज करो, उसी के हिसाब से आप आंसर में इनको अप्लाई करोगे, ठीक है। ओके दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा।
थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आप रूल्स को पढ़ोगे, रूल्स पे फोकस करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, रूल्स पे फोकस करना है, ठीक है। आपको लॉजिक नहीं ढूंढना, रूल देखना है, लॉ क्या कहता है। मॉरल अलग है, मॉरल्स अलग है, लॉ अलग है, लॉ क्या कहता है वो आपने देखना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। जो पार्टीशन है हम कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज IJS लॉ क्लासेस।